Hi guys, I'm Professor Narayan Nile from Bhagyavid Academy, and today we want to go friend about the SST chapter class 10th agriculture lesson number 3rd. This is the part second of the geography. ये हमारे ज्योग्राफी का पार्ट सेकंड है फ्रेंड, हमने पहला पार्ट भी देखा है। चलो देखते हैं इस लेसन में क्या है। एग्रीकल्चर का मैंने डिटेलली स्टडी अपन ने लास्ट पीरियड को किया, अभी अपन आज करेंगे सेकंड पार्ट। व्हाट इज दैट, प्लीज सी। द टॉपिक नंबर 2, उसका नाम है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। मतलब हमारे इंडिया में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए गए टू डेवलप द एग्रीकल्चर फील्ड। मतलब एग्रीकल्चर फील्ड को डेवलप करना था, तो क्या क्या किए हमारे गवर्नमेंट ने। तो देखते हैं, सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए। क्या किया तो देखते हैं। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स अ लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। फ्रेंड, हमारे इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है 133 करोड़, इसमें से 60% जनता आज के दिन में डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, आज भी खेती के ऊपर डिपेंड है। उनका लाइवलीहुड मतलब उपजीविका, मतलब पूरा लाइफ किसके ऊपर डिपेंड है, तो खेती के ऊपर डिपेंड है फ्रेंड। एंड दैट्स व्हाई बहुत आजकल के लोग ट्राई करते हैं, ट्रेमेंडस एफर्ट्स करते हैं, बराबर। नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो फ्रेंड, आज हमारे इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है। दूसरी बात, 60% जनता किसके ऊपर डिपेंड है, खेती के ऊपर डिपेंड है। फूड की स्कार्सिटी न हो, लैंड डे बाय डे कम हो रही है। दैट्स व्हाई वी शुड हैव डू समथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो फिर हमको एनी हाउ कंडीशन एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करना है, डेवलप करना है। तो चलो देखते हैं कैसे डेवलप किया जाए, उसके ऊपर आज हम सोचने वाले हैं, बराबर। तो चलो देखते क्या क्या किया जाए। कलेक्टिव कलेक्टिविजेशन विएशन collectivization and consolidation of holding and corporation and abolition of the जमींदार etc. फ्रेंड, आज हम सब लोगों ने कलेक्टिवाइजेशन करना चाहिए। तो व्हाट इज मीन बाय कलेक्टिवाइजेशन? कलेक्टिवाइजेशन मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, एक आदमी ने आज बनाना लगा लिया, उसके बाजू वाले खेत ने कॉटन लगा लिया, उसके बाजू वाले खेत ने वेट लगा लिया। मतलब ऐसे डिफरेंट क्या लगाते हैं हम, क्रॉप्स लगाते हैं। उससे क्या होता है, एक भी क्रॉप्स को वहां पे मार्केट में वैल्यूएशन नहीं रहता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो परवड़ता नहीं है। किसको परवड़ता नहीं है? जो मार्केट में जो माल आता है वो अलग अलग टाइप्स का आता है, दैट्स व्हाई ऐसा होता है। तो क्या करना चाहिए, कुछ 10-15 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़ जो आजू बाजू के लोग हैं, उन्होंने एक जगह पे आना चाहिए, कलेक्टिवली थिंक करना चाहिए रिगार्डिंग दिस, और वहां पे एक ही क्रॉप लगाना चाहिए, ताकि डायरेक्ट ट्रक वहां पे माल लेने के लिए खेत के बांध पे ऊपर आए। यहाँ पे क्या होता है, 10 एक पोता वीट होता, 10 पोता ज्वार होता, तो वीट वाला भी आता नहीं, ज्वार वाला भी आता नहीं, तो फिर फार्मर को वो घर पे लाना पड़ता और मार्केट में लेके जाना पड़ता। तो बहुत बड़ी झंझट है। एंड दैट्स व्हाई कलेक्टिवाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कॉन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, और सब लोगों ने होल्डिंग टुगेदर रहना चाहिए। अभी होल्डिंग टुगेदर मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, एक 4 फार्मर है, 4-5 फार्मर ने एक जगह पे आना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, और 4-5 फार्मर की जमीन एक ही लोगों ने करना चाहिए। उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदरनेस। कोऑपरेशन करना चाहिए एक दूसरे को। एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एटसेट्रा। पहले क्या थी हमारे इंडिया में? जमींदारी सिस्टम क्या थे? व्हाट इज मीन बाय जमींदारी? मतलब जो कुछ लैंडलॉर्ड्स लोग थे, उनको जमींदार बोला जाता था। मतलब बहुत रिच थे, उनके पास ट्रिमेंडस लैंड रहती थी, और बाकी के लोग पीजेंट रहते थे, मतलब उनके पास कोई भी लैंड नहीं रहती थी। वो लेबर करके इस जमींदार के घर पे क्या करते थे, काम करते थे, और ये जमींदार उनको उसकी लैंड कसने के लिए देता था, और फिर उनसे टैक्स रिवेन्यू वगैरह लेता था। समझ में आया? 50% से। तो इस प्रकार से यानी काम करने के लिए जमींदार है क्या? नहीं, जमींदार सिर्फ जमीन देता है, काम ये लोग करते हैं, फिर भी उनसे वो क्या लेता है? पैसे लेता है। तो ये जो जमींदारी सिस्टम थी पास्ट में, ये अब क्या होगी? एबॉलिशन, उसको एंड अप करना नेसेसरी था। एबॉलिशन मतलब स्टॉप etc. were given a priority to bring about the institutional reforms in the country after independence. ये हमारे इंडिया में हमने इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में किया। समझ में आया? ओके, आपको 100% एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंस्टीट्यूशनल कौन कौन से रिफॉर्म्स हमारे इंडिया में किए गए? तो कलेक्टिवाइजेशन,
consolidation of holding and cooperation and abolition of the zamindari etc. were given a priority to bring about institutional reforms in the country after the independence. मतलब देखो फ्रेंड, जब हमें फ्रीडम मिला, फ्रीडम से पहले यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का राज था, कुछ लोगों के पास जमींदारी सिस्टम थी, मतलब उनके पास ट्रिमेंडस लैंड थी और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं था, यानी लेबर लोग काम करते थे, इस प्रकार से था ये सब सिस्टम। इंडिया जब फ्रीडम मिला तो हमारे पीएम ने ये डिसाइड कर लिया कि पहले थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना पड़ेगा जमींदारों में, तो ये किया पहला इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। समझ में आया सबको? नेक्स्ट, स्पेशल वेदर बुलेटिन, मतलब कुछ न्यूज चैनल निकाले जो स्पेशली वेदर के बारे में क्या बताएं, न्यूज बताएं कि आज पानी गिरने वाला है, आज का वेदर कैसा होने वाला है, पर मंथ यानी नेक्स्ट हफ्ते में बारिश होगी कि नहीं, इस प्रकार से, यानी ताकि इट विल बी हेल्प टू द फार्मर, यानी फार्मर को उसका क्या हो, हेल्प। एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर द फार्मर वेयर इंट्रोड्यूस ऑन रेडियो एंड टेलीविजन, और एक चैनल ही बना लिया खेती के ऊपर, कहाँ पे, दूरदर्शन पे या कौन से भी सेट टॉप बॉक्स के ऊपर एक चैनल बना लिया एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, यानी ईच एंड एवरीडे, और रेडियो के ऊपर भी एक समय दिया 1 से 2 घंटा सिर्फ खेती के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे कि कौन सी लैंड में किस प्रकार का क्रॉप लगाना चाहिए और कौन से क्रॉप को किस प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर डालना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फार्मर को देने के लिए ऐसे कुछ प्रोग्राम स्पेशली अरेंज किए गए आफ्टर द इंडिपेंडेंस, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, बराबर। कुछ लैंड रिफॉर्म चेंज किए गए, बराबर। तो चलो देखते हैं एक बार क्या क्या किया। पहली बात तो मैंने बोला जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया, दूसरी बात मैंने बोला कि कलेक्टिव विजुअलाइजेशन अपन ने तैयार किया, फिर अभी मैंने बताया कि वेदर बुलेटिन तैयार किए, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स हर रेडियो पे और टेलीविजन पे इंट्रोड्यूस किए फॉर द फार्मर्स, बराबर, फार्मर्स को टू गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फार्मिंग, फार्मिंग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलने के लिए सारे तरतूद की गई। चलो, India's food security policy has a primarily objective to ensure the availability of the food grains to the common people at the affordable price। फ्रेंड, हमारे इंडिया में और एक पॉलिसी लाएगी, कौन सी पॉलिसी लाएगी? इंडियाज फूड सिक्योरिटी पॉलिसी। आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ इंडियाज फूड सिक्योरिटी पॉलिसी और व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फूड सिक्योरिटी पॉलिसी। भारत में फूड सिक्योरिटी पॉलिसी क्यों लाई गई? तो उनका एक ही महत्व था, फूड अवेलेबल हो और गरीब से गरीब आदमी को फूड अफोर्ड कर सके, इतने कम पैसों में लोगों को मिले। अफोर्ड मतलब समझता ना, वो परचेस कर सके, इतना कम प्राइस रखे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ईच एंड एवरी ईयर सारा क्या लेना, लोगों से ग्रेन्स लेना, धान्य लेना, अनाज लेना, और एक गोडाउन में स्टोर करके रखना हर जिला प्लेस पे, हर तालुका प्लेस पे। गवर्नमेंट क्या करता है, फार्मर से कुछ ऐसे फिक्स प्राइस में कुछ तो भी परचेसिंग करता है। फॉर एग्जांपल, अभी का मैंने एग्जांपल देता हूँ, इस ईयर का विट परचेस किया था गवर्नमेंट ने लोगों से। तो जब मार्केट में लोग 1500 रुपए क्विंटल से किसी व्यापारी को दे रहे थे, तब गवर्नमेंट ने 1700 रुपए क्विंटल से परचेस किया। मतलब ऑब्वियसली लोग क्या देंगे, एक आधे व्यापारी को नहीं देंगे तो किसको देंगे, गवर्नमेंट को माल देंगे। इससे गवर्नमेंट ने 2 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन फिर भी किलो पर केजी पीछे, बराबर, फिर भी लेकिन एडवांटेज किसका हुआ, फार्मर को एडवांटेज करने के लिए इस प्रकार से पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई। उसी पॉलिसी का नाम दिया फूड सिक्योरिटी पॉलिसी। अभी व्हाट इज द व्हाई नेसेसरी इज द फूड सिक्योरिटी पॉलिसी? फूड सिक्योरिटी पॉलिसी नेसेसरी क्यों है, गवर्नमेंट ने ये सिस्टम क्यों लाई, ये प्रोग्राम क्यों रवाया, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, ये आपको क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको सबसे पहला आपको बता देता हूँ, फूड सिक्योरिटी पॉलिसी के पीछे पहला पर्पस क्या था, सबको फूड अवेलेबल हो, दूसरी बात अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो, और तीसरी बात यदि कुछ नेचुरल या मैनमेड कैलेमिटी आ गई तो ये फूड निकाल के उसके ऊपर ओवरकम किया जाए। दैट वाज द पर्पस ऑफ दैट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। समझ में आया? ओके। इट हैज अनेबल्ड द पुअर टू हैव एक्सेस टू द फूड, यानी बेचारा गरीब से गरीब भी फूड को क्या कर सके, अनेबल कर सके, मतलब परचेस कर सके, ले सके और जिंदगी जी सके। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, द ग्रीन रिवॉल्यूशन। आपको 100% प्रश्न आता है, व्हाट इज मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, क्यों लाई ग्रीन रिवॉल्यूशन?
ओके, व्हाट इज मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन? उसको मराठी में बोलते हैं हरित क्रांति। अभी हरित क्रांति मतलब क्या? हरा भरा, यानी सब एरिया में क्या करना? हरा भरा घास पैदा करना या फूड रखना, यानी सारे खेत क्या कर दिए जाए? हरे भरे कर दिया जाए, यह पर्पस था। मतलब सारे फार्मर्स को सफिशिएंट फूड मिले, सारे फार्मर्स को। ये भी क्या होता था पहले, क्या था, इतना डेवलप नहीं था फार्मिंग क्षेत्र, एग्रीकल्चर क्षेत्र इतना क्या नहीं था, डेवलप नहीं था। मतलब 1 एकड़ ऑफ लैंड में ज्यादा से ज्यादा 200 या 300, 2 पोते या 3 पोते, मतलब 200 क्विंटल या 2 क्विंटल या 3 क्विंटल सिर्फ क्या होता था? अनाज होता था। फॉर एग्जाम्पल बात किया जाए वीट की, तो 1 एकड़ लैंड में ज्यादा से ज्यादा 3 क्विंटल, क्विंटल समझता ना, 1 क्विंटल मतलब 100 केजी, मतलब 300 केजी गेहूं सिर्फ 1 एकड़ लैंड में होता था। लेकिन आज यदि गेहूं लगाया तो 1 एकड़ में 15, मतलब 15 क्विंटल, मतलब 1500 क्विंटल माल होता है। जो 3 से होता था वो 1500 पे आ गया। क्यों आ गया? क्या किया ऐसा? गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ पॉलिसी एस्टेब्लिश किया। चलो क्या क्या पॉलिसी था? तो पहले जो सीड्स पहले लोग डालते थे वो घर का अनाज वगैरह डालते थे, बराबर, गेहूं घर के लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी HYV सीड्स हम यूज करते हैं। इसका मतलब हाइब्रिड सीड यूज करते हैं। उससे क्या होता है? क्रॉपिंग सीड ज्यादा होता है, मतलब अनाज ज्यादा होता है, मतलब फूड की स्कार्सिटी ना हो, दैट वाज द पर्पस। फिर और क्या करते हैं? पहले केमिकल फर्टिलाइजर नहीं था, ऑर्गेनिक डालते थे। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। उससे क्या होता है? और प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, बराबर। तीसरी बात, इरिगेशन फैसिलिटी, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में मैंने बोला है, देखो ध्यान में रखना है, व्हाट इज मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन। दूसरा, व्हाट आर द फैक्टर्स इंक्लूडेड इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो पहले HYV सीड्स। दूसरा, मॉडर्न इक्विपमेंट्स आर यूज्ड, मतलब खेत में पहले बैलगाड़ी वगैरह से यूज किया जाता था, या हल या कुदड़ से क्या कर दिया जाता था? खेत खुदेड़ दिया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं, अभी ट्रैक्टर वगैरह वगैरह मॉडर्न इक्विपमेंट्स आए, ट्रेलर, रोटारीटर, सच काइंड ऑफ। तो पहले ऐसा नहीं था, बैलगाड़ी वगैरह थी, दैट्स व्हाई ऐसा नहीं होता था। देखो पहले क्या बताया मैंने? HYV सीड्स लाया, मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाए, इरिगेशन फैसिलिटी। पहले इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, सिर्फ मानसून के ऊपर डिपेंड थे लोग। लेकिन आजकल क्या है? इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब हर खेत में या तो कुआं है, या हर खेत में या तो ट्यूबवेल है, या किसी नदी से इरिगेशन करके लाया है। समझ में आया? ये है। और ऊपर से केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। उससे क्या होता है? उसकी फर्टिलिटी 1 साल में 4 महीने में रिगेन हो जाती है, बराबर। और एक काम किया, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड, ये सब यूज करके, स्प्रे वगैरह यूज करके आज का प्रोडक्शन 3 गुना 4 गुना पहले के प्रोडक्शन से बढ़ा दिया गया। दैट इज कॉल्ड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो उसी का नाम है फ्रेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों कही गई? व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट? उसके पीछे उनका पर्पस क्या था? तो पर्पस एक ही था, जो मार्जिनल फार्मर है या स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल मतलब एकदम पुअर, एकदम वो लाइनिंग के पास के, बराबर, पुअर। तो जो मार्जिनल फार्मर है, सोसो है, या एकदम स्मॉल फार्मर है, तो ऐसे फार्मर को उसका एडवांटेज हो, उनकी इंप्रूवमेंट हो, ये पर्पस था। नेक्स्ट, in 1980 to 1990 a comprehensive land development program was initiated। देखो 1980 में तो 1990 में 10 सालों में सिर्फ एक ही काम किया गया, लैंड की डेवलपमेंट के करना चाहिए। तो फिर कैसे करना चाहिए लैंड की डेवलपमेंट? तो उसके केमिकल फर्टिलाइजर से उसकी फर्टिलिटी बढ़ाया जाए, which include both institutional and technical reforms। तो उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल और कुछ टेक्निकल रिफॉर्म किए गए। अभी व्हाट इज मीन बाय इंस्टीट्यूशनल और व्हाट इज मीन बाय टेक्निकल? इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या, तो मैं बाद में बताऊंगा आपको आएगा आगे। और टेक्निकल मतलब क्या? तो टेक्नोलॉजी यूज करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल मतलब लैंड रिफॉर्म करना थोड़ा सा, बराबर। तो ये सब दोनों बातें किए गए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 1980 टू 1990 में, यानी 10 साल सिर्फ लैंड की डेवलपमेंट किया जाए, गरीब से गरीब फार्मर को लोन प्रोवाइड किया जाए, उसे अच्छे से सीड्स प्रोवाइड किया जाए, केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया जाए, इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड यूज किया जाए, और इस प्रकार से
पूरी खेत डेवलप किया जाए। प्रोविजन फॉर क्रॉप्स इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, हाँ ये भी कुछ किए गए गवर्नमेंट ने। क्या क्या किया, तो क्रॉप को डेवलप करने के लिए क्या किया, इंश्योरेंस निकाला गया। पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मैंने खेत में बनाना लगाया और स्ट्रॉन्ग मस्त बनाना निकालने का टाइप का हो गया, मतलब मैंने बहुत पैसा खर्च किया, 4 एकड़ में मैंने बनाना लगाया या 5 एकड़ में, मैंने पहले 5 लाख रुपए लगा दिए हैं टोटल, काय के लिए, सब सीड्स परचेसिंग से खेती वगैरह डेवलपिंग, उसको जैन ठिबक मैंने वगैरह लगाया, ड्रिप इरिगेशन, मैंने इरिगेशन फैसिलिटी टोटल दी, केमिकल फर्टिलाइजर डाले, बराबर। सो टोटल मशागत के लिए अब तक मुझे 5 लाख रुपए लगे 5 एकड़ लैंड को। और अचानक से क्या आता है, स्ट्रॉन्ग विंड आता है या सडन स्टॉर्म आता है और पूरे मेरा क्रॉप सुला के चला जाता है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा तो 5 लाख का नुकसान हो गया, मतलब मेरे जितने भी पास पैसे थे मैंने टोटल पैसे काय में लगा दिए थे, फार्मिंग में लगा दिए थे। अब मेरे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है, और मैंने जो पैसे दूसरों से 5 लाख के मेरे पास तो नहीं थे, मेरे पास 2 लाख थे, बस 3 लाख मैंने दूसरों से क्या किए थे, एज अ लोन लिया था। अब मैं वो भी नहीं पैसे दे सकता और यहाँ पे पैसे नहीं आ सकते, और जो मेरे पास के थे वो भी एंड अप हो गए। तो फार्मर क्या करने लगे, सुसाइड करने लगे। क्या करने लगे, सुसाइड। तो वो सुसाइड ना करे, दैट्स व्हाई क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी लाया गया, गवर्नमेंट ने लाया। क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब क्या किया गया कि यदि तुम्हारा क्रॉप्स ड्रॉट से या फ्लड से या साइक्लोन से या फायर या डिसीज होके यदि एंड अप होता है तो आपको गवर्नमेंट पैसे देगा। इससे क्या होता है, मिनिमम लगाया हुआ पैसा क्या आ जाता है, रिटर्न आ जाता है। इससे आदमी सुसाइड वगैरह नहीं करेगा। दैट वाज द पर्पस। इसलिए क्रॉप इंश्योरेंस सिस्टम अपनाया गया, ये हमारे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम किया। देखो, पहला इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम लैंड रिफॉर्म करे, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया जाए, क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाए ताकि वो ड्रॉट में फूड साइक्लोन कुछ भी आया, डिसीज आया तो उससे बचा सके। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, और गवर्नमेंट ने और एक काम किया, जगह जगह पे विलेज में ग्रामीण बैंक्स लगा दिया। क्यों, ताकि विलेज पीपल को ग्रामीण बैंक से फार्मर लोगों को लोन इजीली अवेलेबल हो, इसलिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टैंड किया, एंड द बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन एंड फैसिलिटीज टू द फार्मर एट अ लोअर रेट्स। ऊपर से रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम क्या होना चाहिए, एकदम कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4% to 7%, बस ऐसा। वेयर सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, तो इस प्रकार से स्टेप गवर्नमेंट ने लिए, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये सब काय में आता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में आता है। व्हाट इज मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये सारे पॉइंट्स हमको बताना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट किया गया और उसके बिहाइंड मकसद क्या था, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमको देंगे। नेक्स्ट, फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या लाया, केसीसी लाया। अभी केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। एक बैंक ने किसान को क्रेडिट कार्ड दिया, वो अपना क्रेडिट कार्ड लेके बैंक में आ सकता है, लोन लेके जा सकता है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया, उसको बोलते हैं PAIS। आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ केसीसी, एक मार्क के लिए, तो किसान क्रेडिट कार्ड। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ PAIS, तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। फॉर एग्जाम्पल, एक आधा फार्मर खेत में गया है और वो काम कर रहा था खेत में, कुएं में गिर गया, मर गया, अभी उसका फैमिली का क्या होगा, तो दैट्स व्हाई ऐसे यदि उसने इंश्योरेंस निकाला है तो उसके फैमिली को उसके क्या मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। आर सम ऑफ द अदर स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। इस प्रकार से बहुत ज्यादा स्कीमें गवर्नमेंट ने फार्मर के लिए लाए। तो आपको क्वेश्चन आएगा, गवर्नमेंट ने फार्मर के लिए क्या क्या किया, तो पहला मैंने बोला सीड्स दिए, केमिकल फर्टिलाइजर दिया, लोगों को मार्गदर्शन किया, बराबर, ऊपर से सब्सिडी दी, ऊपर से केसीसी दिया मतलब किसान क्रेडिट कार्ड दिया, ऊपर से PAIS दिया मतलब पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया, कुछ हो गया तो बेनिफिट मिलेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कॉन्क्रीट एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर बाय एस्टेब्लिशिंग द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो हमारे गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्क्रीट एफर्ट किए, मतलब ऐसे एफर्ट किए कि चलो भाई अभी का ना देखा जाए, फॉरएवर फार्मर को हेल्प हो, इसलिए ICAR एस्टेब्लिश किया। आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द लॉन्ग ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, बराबर। यहाँ पे फार्मर लोग जा सकते हैं, अपने मट्टी का परीक्षण कर सकते हैं और उसको ये रिसर्च वाले लोग बहुत हेल्प करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज डेवलप किया, उससे क्या हुआ,
कुछ खेती के बारे में नॉलेज और इंक्रीज किया गया और स्प्रेड किया गया जगह जगह पे। वर्टिनरी सर्विसेज दिया। व्हाट इज वेटरनरी सर्विसेज? वेटरनरी सर्विसेज का मतलब होता है फ्रेंड, वेटरनरी डॉक्टर, मतलब जो पशु वगैरह जो फार्मर लोग पालते हैं, तो कुछ पशु मर जाते थे, तो फिर वेटरनरी सर्विसेज उनको फ्रीली डेवलप किया। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर किया, मतलब जहाँ पे जिस एरिया में क्या नहीं होते हैं, कुछ क्रॉप्स नहीं हुआ अच्छा या ड्रॉट हुआ है, तो वहाँ पे एनिमल को ब्रीडिंग सेंटर ओपन किए। हेन हॉर्टिकल्चर एंड डेवलपमेंट, तो बेन एंड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट इस प्रकार से किया। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आर्ट्स एंड साइंस यूज करके खेती को डेवलप करना, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। मतलब ऐसा प्लास्टिक का एक आवरण रहता है, उसको बोलते हैं पॉली हाउस या ग्रीन हाउस बनाना, और अंडर क्या करना, खेती करना, उसमें फ्रूट्स लगाना, वेजिटेबल्स लगाना या फ्लावर वगैरह लगाना और ज्यादा से ज्यादा माल लेना, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, और तुम्हारे एरिया में मेट्रोलॉजी और वेदर कास्ट लगाया जाए ताकि उस एरिया के फार्मर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, ऐसा। ओके, तो ये सारी स्कीमें गवर्नमेंट ने फॉर द फार्मर के लिए लाया गया। आपको क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट ने फार्मर के लिए या किसान को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्कीमें लाई, तो ये सब स्कीमें आपको लिखना है। टुडे इंडियन फार्मर आर फेसिंग अ बिग चैलेंजेस फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन। आज हमारे इंडियन फार्मर को बहुत ज्यादा इंटरनेशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, कंपटीशन। आज कॉटन हमारे इंडिया में जो होता है वो दूसरे कंट्रियों में भी होता है, लेकिन वहाँ का रेट एकदम कम है। हमारा कॉटन का रेट ज्यादा होने की वजह से हमारे कॉटन को बाहर कंट्रियों में डिमांड नहीं है, दूसरे कंट्रियों से कॉटन मंगा लेते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा बिग चैलेंज हमारे यहाँ पे है। नेक्स्ट, द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज डेसिलरेटिंग विच इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। ग्रोथ रेट बढ़ रहा है फ्रेंड, अभी ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में हो रहा है, मतलब अच्छे से एग्रीकल्चर क्षेत्र डेवलप तो हो रहा है। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया है, सब्सिडी दी फर्टिलाइजर के ऊपर। सब्सिडी मतलब समझता क्या है आपको? फॉर एग्जांपल तुमने केमिकल फर्टिलाइजर 1 लाख का लिया, या इरिगेशन के लिए कुछ क्या लिए, क्या बोलते हैं अपन, इरिगेशन के लिए आपने पाइपलाइन के लिए कुछ लोन वगैरह लिया 1 लाख का, तो आपको 50% 50% सब्सिडी, मतलब सिर्फ भरना कितना है गवर्नमेंट को, 50,000 रुपये 1 लाख का दिए, तो मतलब 50,000 रुपये किसने भरे? गवर्नमेंट ने भरे, तो ये उसको बोलते हैं सब्सिडी। तो फर्टिलाइजर के ऊपर भी सब्सिडी, मतलब यूरिया पोटास फास्फेट का एक बैग कम से कम 1,000 रुपये में जाता, लेकिन वो फार्मर के लिए 300 रुपये में, फिर 700 रुपये कौन भर रहा है? गवर्नमेंट। मतलब 70% सब्सिडी को इसने दी, गवर्नमेंट ने दी, तो ये काम गवर्नमेंट करता है। इस डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा सा कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं गवर्नमेंट, डिक्रीज करने के लिए। नहीं तो पहले क्या होता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आता था और माल कम प्राइस में बेचा जाता था ऐसी कंडीशन। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड हैज प्रूव्ड डिटरमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। डेट्रीमेंटल मतलब क्या करना है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाना नहीं, कम करना। मतलब कुछ तुमने समझो खेती के औजार वगैरह फॉरेन कंट्री से लाए, तो उसके लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा, या हमारे इंडिया का माल कुछ बाहर कंट्री में जा रहा है तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी लगाना नहीं, मतलब क्या नहीं लगाना, टैक्सेशन नहीं लगाना, ताकि लोगों को उसके पूरे पैसे मिल सके, फार्मर लोगों को। नेक्स्ट, सॉरी एक नीचे करेगा, farmers are withdrawing their investment from agriculture and causing to the downfall in the employment in agriculture। बहुत फार्मर लोगों ने क्या किया, अपने बच्चों को फील्ड खेती में नहीं डाला। उन्होंने बोला बेटा तू एजुकेशन कंप्लीट करो और इस फील्ड से चला जा, क्योंकि मैं इस फील्ड को तंग आ चुका हूँ, क्योंकि फार्मिंग इतना टिपिकल काम था फ्रेंड, इसलिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट आजकल कोई भी फार्मर का नहीं करता, नहीं फार्मिंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आउटपुट जीरो है, या मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन नेचर, क्योंकि सारा माल किसके ऊपर डिपेंड होता है, एग्रीकल्चर क्षेत्र नेचर के ऊपर डिपेंड होता है। दैट्स व्हाई बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना खेती में क्या कर दिया, विड्रॉल कर दिया, मतलब कम कर दिया। इस और एम्प्लॉयमेंट भी आजकल क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। खेती में काम करने वालों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, बराबर। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता, ये जो 2 रुपए 3 रुपए केजी से लोगों को क्या करता है, अनाज देता है पुअर लोगों को, तो इसके वजह से पुअर लोग क्या नहीं करते, काम नहीं करते।
बराबर। उनको इजीली क्या मिल रहा है, फूड अवेलेबल हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटी उनको इजीली, एक आधे सिर्फ आधार कार्ड, पीला कार्ड वगैरह दिखा दिया, रेशन कार्ड, तो उनको क्या हो जाता है, वो बीपीएल है ना, बिलो द पॉवर्टी लाइन, उन लोगों को सिर्फ कार्ड दिखाया, उनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज गवर्नमेंट होता है। इसकी वजह से ये लोग अभी कुछ काम धाम नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई एम्प्लॉयमेंट की संख्या एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्या होगी, कम हो गई। उसके वजह से भी क्रॉप रेट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आया? तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। नेक्स्ट, in order to ensure the availability of food to all section of the society in our government carefully designed the national food security system। यानी हमारे भारत में सारे लोगों को, गरीब, रिच से लेके गरीब को फूड अवेलेबल हो, इसके लिए कुछ डिजाइन बनाई गई। उस डिजाइन का नाम था नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मीन बाय नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम? गरीब से गरीब आदमी को फूड इजीली अवेलेबल हो इसलिए। इट कंटेन्स टू कंपोनेंट्स, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, ये ध्यान में रखना। आपको क्वेश्चन आएगा, व्हिच आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम? चलो देखते हैं। पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी व्हाट इज मीन बाय बफर स्टॉक एंड व्हाट इज मीन बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताता। फॉर एग्जांपल, इस साल में वीट गवर्नमेंट ने कितना लेके रखा। फॉर एग्जांपल, मैं देश की बात नहीं करता, एक सादे तालुका की बात करता हूं। फॉर एग्जांपल, भुसावल तालुका में कम से कम 1000 क्विंटल किसने परचेस करके रखे, गेहूं, गवर्नमेंट ने। फिर गोडाउन में क्या कर दिए, रख दिए। बाहर मार्केट में 1500 रुपए भाव था, लेकिन गवर्नमेंट ने 1700 रुपए से परचेस किया और रख दिए। इससे गवर्नमेंट का 200 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन एडवांटेज फार्मर का होने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया। ये पहली बात। दूसरी बात, ये वहां पे फूड सिक्योर क्यों करके रखा? फॉर एग्जाम्पल, यदि भुसावल में और नेक्स्ट ईयर में ड्रॉट यदि आता है, यानी बारिश नहीं होती है, या साइक्लोन आ जाता है, या कुछ भी हो जाता है, तो इस एरिया में फूड नहीं निकलेगा नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर ये फूड वहां का निकाल के फिर लोगों में क्या करना, सरप्लस कर देना। समझ में आया? तो पहले मैं बताता हूं आपको बफर स्टॉक, मतलब जो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर करके रखा है, परचेस करके फार्मर लोगों से स्टॉक करके रखा है, उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। और बाद में जब कुछ कैलामिटी आती है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस से उसको लोगों में बांट दिया जाता है। मतलब लोगों को फूड इजीली क्या हो, अवेलेबल हो, कम प्राइस में हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ये सिस्टम निकाली। 2 कंपोनेंट्स है ये गवर्नमेंट के नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम के। द एफसीआई प्रोसीजर्स food grain from the farmers at the government and announce the minimum support price। और एमएसपी में, अभी व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब फार्मर लोगों को समझो। मैंने बोला आपको कि वीट बेचना है, एक्चुअली वीट का क्रॉप प्रोडक्शन कितना खर्चा है 1 क्विंटल बनाने के लिए उनको, तो उनको 800 रुपए लगे 1 क्विंटल गेहूं बनाने के लिए। समझो 1 क्विंटल 800 रुपए में उनको गिरा है। अब उनको मार्केट में उनकी प्राइस है 1500 रुपए क्विंटल, यानी उनको कितने रुपए का एडवांटेज हुआ, 500 रुपए का। लेकिन वो साल का हुआ, ध्यान में रखना है, या 4 महीनों का हुआ, ऐसे समझो, बराबर। हाँ, फिर उसके बाद में लेकिन गवर्नमेंट उनसे 1500 नहीं, गवर्नमेंट ने उनसे वो गेहूं 1700 रुपए में परचेस किया। मतलब क्या किया गवर्नमेंट ने, और 200 रुपए ज्यादा दे दिए, क्योंकि ये हो गई उनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब कम से कम प्राइस उसको बेचारे को दे दी, सपोर्ट दिया उनको गवर्नमेंट, इसलिए बोलते हैं उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस। समझ में आया? द हाई एमएसपी सब्सिडाइज इन इनपुट्स एंड कमिटीज एफसीआई परचेस या द डिस्टॉर्टेड एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। बराबर है। पहले क्या करता है गवर्नमेंट, देख लेता कौन सा क्रॉप हमारे इंडिया में ज्यादा अवेलेबल है, उसकी प्राइस क्या गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, और इस प्रकार से लोगों से वो परचेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, वीट, paddy crop are being grown more from MSP and they get, मतलब जो प्राइस रहती है उससे ज्यादा प्राइस MSP से फार्मर को मिलती है। फॉर एग्जांपल, पंजाब के फार्मर एकदम डेवलप हो गए, हरियाणा के आर द फॉरमोस्ट एग्जांपल, वहां पे ज्यादा MSP में लिया जाता। दिस इज ऑल्सो क्रिएटेड अ सीरियस इम्बैलेंस इन इंटर क्रॉप पार्टीज। उससे क्या होता है, इम्बैलेंस खत्म होता है। मतलब क्या करते हो, इम्बैलेंस करते हो, मतलब इंटरक्रॉप सिस्टम करते हैं। मतलब क्या करते हैं, एक क्रॉप है उसके अंदर भी कुछ क्रॉप्स लगाते हैं, मतलब उसका एक अलग से पैसे मिलता है, यहाँ से अलग से पैसे मिलता है, मतलब ज्यादा फार्मर को उसका एडवांटेज होता है। नेक्स्ट, these are been gradual shift from cultivation of food and crop of cultivation of fruits
vegetables and oil seeds and the industrial crops. फ्रेंड, गवर्नमेंट ने, फार्मर लोगों ने क्या किया आजकल, जो पहले जो फूड क्रॉप लगाते थे वो फूड क्रॉप, आज वहां पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑयल सीड एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप लगाने लगे। क्यों करने लगे ऐसे? तो इसका मेन रीजन था फूड क्रॉप यदि लगा लिया तो लोगों को ज्यादा इसके एडवांटेज नहीं होता। व्हाट इज बाय फूड क्रॉप, मतलब जवार, बाजरा, वीट, गेहूं वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल लोग फूड क्रॉप लगा रहे हैं, मतलब मैंगो ट्रीज के प्लांट्स लगाएंगे, चिकू के प्लांट्स लगा लेंगे, या वेजिटेबल लगा लेंगे, या ऑयल सीड लगा लेंगे, या इंडस्ट्रियल क्रॉप मतलब शुगर केन वगैरह लगा लेंगे। उससे क्या होगा, ये कमर्शियल है, उससे फार्मर को 2 मिनट में क्या मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। दैट्स व्हाई फार्मर ज्यादा इस क्रॉप की तरफ टर्न हुए। ओके, ग्लोबलाइजेशन हैज एक्सपोज्ड द इंडियन फार्मर टू अ न्यू चैलेंजेस। लेकिन ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, और अदर कंट्रियों में फार्मर के लिए बहुत करने लगे, फिर फार्मर अच्छे से क्रॉपिंग निकालने लगा, फूड निकालने लगा, और फूड की प्राइस क्या होगी, और कम हो गई। तो फिर इंडियन फार्मर को बहुत प्रॉब्लम क्या करने पड़े, फेस करने पड़े, क्योंकि कंपटीशन में उनको यदि ग्लोब में रहना है तो उनको भी फूड की प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। उसके फूड और फ्रूट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया। फिर फार्मर को जैसा चाहिए पैसा वैसा नहीं मिलता। जेनेटिक इंजीनियरिंग is recognized as a powerful supplement in the inventing the new hybrid variety of seed। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ जेनेटिक इंजीनियर को काम को लगा दिया, तुम एक काम करना है, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का हाइब्रिड सीड बनाओ, ताकि कम प्लेस में ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, फूड अवेलेबल हो या प्रोड्यूस हो। इसलिए कुछ इंजीनियर को काम दे दिया। नेक्स्ट, टुडे organic farming is much in the wake because it is the practice without factory made chemicals such as the fertilizer and pesticide। लेकिन आजकल क्या है, पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता था, लेकिन आजकल क्या फार्मिंग हो रही है, केमिकल फार्मिंग हो रही है। बराबर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। यानी आजकल क्या डाल रहे हैं, खेती में केमिकल डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर में पेस्टिसाइड भी डाल रहे हैं। उसके वजह से फूड प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है, लेकिन क्वालिटी उसकी कम हो जा रही है। इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। इसलिए हमारा जो फार्मर है वो हाई वैल्यू क्रॉप्स लगाने लगे, मतलब ऐसे क्रॉप्स लगाना कि जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, प्राइस मिले। दिस विल इंक्रीज द इनकम, इससे क्या होगा, फार्मर का इनकम बढ़ेगा, एंड रिड्यूस द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली, और उससे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन भी कम होगा। ऐसा भी गवर्नमेंट अभी कर रहा है। अभी गवर्नमेंट, पहले देखो केमिकल फर्टिलाइजर भी गवर्नमेंट ने इसलिए क्या करने के लिए, फूड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन अब गवर्नमेंट ही बोल रहा है कि केमिकल मत यूज करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। तो ऐसा क्यों, तो अब उसके साइड इफेक्ट लोगों को दिखने लगे। इसलिए नेक्स्ट कुछ टर्म्स देखते हैं फ्रेंड। अब मैंने बोला इरिगेशन का मतलब, इरिगेशन मींस द एक्शन ऑफ अप्लाइंग द वाटर टू लैंड टू सप्लाई द क्रॉप्स एंड अदर प्लांट्स व्हिच नेसेसरी द वाटर। देखो फ्रेंड, तुम कुछ भी क्रॉप, पहले लोग क्या थे, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, मतलब पानी की सुविधा नहीं थी, सिर्फ मानसून के ऊपर खेती करते थे, मतलब एक ही क्रॉप एक साल में लिया जाता था। लेकिन आजकल क्या हुआ, इरिगेशन करने लगे, मतलब या ट्यूबवेल बनाएंगे, या कैनल से पानी लेके आएंगे, या वेल बनाएंगे, या टैंक बनाएंगे, बराबर, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, लेकिन क्रॉप को उनके वाटर देंगे, तो उसको बोलते हैं इरिगेशन फैसिलिटी। ओके, नेक्स्ट, ICAR मतलब क्या, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च is an autonomous body responsible for coordinating agriculture एजुकेशन एंड रिसर्च इंडिया। दो, एक एग्रीकल्चर रिसर्च और एक एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च, दोनों एक तरीके काम करते रहते ताकि इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो। दैट इज कॉल्ड द ISAR। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज न करते हुए की गई खेती, मतलब ऑर्गेनिक, बराबर है, मतलब जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रोडक्शन सिस्टम व्हिच अवॉइड द लार्ज एक्सप्लोसिव यूज ऑफ द टर्बोस सिंथेटिकली कंपोनेंट तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ग्रोथ ऑफ द रेगुलेटर जनरली एंड मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड लाइव स्टॉक फूड एडिटिव्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइव स्टॉक का यूज करना। ओके, केमिकल यूज करना नहीं, स्प्रे यूज करना नहीं, इंसेक्टिसाइड यूज करना नहीं, ऐसा। ओके, अभी एमएसपी का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन देता है, गवर्नमेंट देता है। किसको देता है, फार्मर को देता है, ताकि फार्मर को हेल्प हो सके। मिनिमम गारंटेड प्राइस ऑफ द क्रॉप्स फिक्स्ड एंड अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो, हर साल गवर्नमेंट पहले से ही प्राइस फिक्स कर डालता है कि गेहूं यदि इस साल में हम 1700 रुपए क्विंटल से लेंगे, जवार हम 2200 रुपए क्विंटल से लेंगे,
ऐसा डिक्लेयर करते हैं, तो फिर आदमी जिसके प्राइस ज्यादा रहते तो वो अपने खेत में लगाता है। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? किसान को दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड, एक बैंक का पासबुक। वो क्या करता है? बैंक में जा सकता है, लोन परचेस कर सकता है। टू क्रेडिट द डिलीवरी एंड मैकेनिज्म दैट इज एम टू एनहांसिंग फार्मिंग, क्योंकि उसको फार्मिंग क्या करना है? एनहांसिंग करने के लिए ऐसा करते हैं केसीसी का यूज। टू हैव क्विक एंड टाइमली एक्सेस अफोर्डेबल क्रेडिट, और इसकी रेट ऑफ इनकम भी क्या होता है? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम कम रहता है। नेक्स्ट, इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे ये लेसन हमारा खत्म होता है, जिसका नाम था एग्रीकल्चर। उसका हमने सेकंड पार्ट भी यहाँ पे पढ़ लिया। चलो फ्रेंड, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो लिख लो जरा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? तो ये 1 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICAR? एकदम आईएमपी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स of the comprehensive land development program initiated in India in 1980 to 1990? 1980 to 1990 में क्या क्या किया गवर्नमेंट ने? तो लैंड रिफॉर्म किए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए एंड लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए। ओके, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको रट्टा मार लेना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन हमको 5 मार्क के लिए भी आ सकता है कि व्हाट आर द 5 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया? मतलब इंडिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी 5 स्टेप किया? तो आपको वही देना है। लैंड रिफॉर्म किया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए, किसान क्रेडिट कार्ड लाया, इंश्योरेंस लाया, इरिगेशन फैसिलिटी दिया, MSP दिया, HYV सीड्स लाया, केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल वगैरह, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड लाया, ताकि डेवलपमेंट हो सके। इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे ये लेसन हमारा खत्म होता है, ज्योग्राफी का 3rd लेसन, जिसका नाम था एग्रीकल्चर। ओके, यदि इस लेसन के रिगार्डिंग यदि आपको कुछ डाउट्स हो तो प्लीज आस्क योर डाउट्स इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल बी श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वहाँ पे एक लाइक का बटन है, उसे दबाना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय, सी यू।